नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम लोग एसएसटी पढ़ना जारी रखे हैं। लगभग 4 पार्ट आपके बन चुके हैं, यानी 200 के करीब क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। उन पार्ट को बहुत छोटे-छोटे पार्ट हैं, उनको आप जल्दी-जल्दी देख लीजिए। उसको देखने के बाद तभी इस चौथे पार्ट को आप देखिए। अगर आप इस पूरे सीरीज को देख लेते हैं तो 100% जूनियर के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। बाकी प्राइमरी में जो ईवीएस वाला पोर्शन है उसमें भी 4-5 क्वेश्चन इससे आते हैं और ये जान लीजिए कि यह आपको सुपर टेट में भी काम देगा एकदम 100%। और आपके सीटेट जूनियर के लिए तो यह इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ यूपी टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस पार्ट पार्ट को आप ज़रूर देखिए। इसके अलावा कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जो है जीके जीएस पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, वहाँ सभी जगह यह काम आएगा। देखिए वात दिक्दर्शी, वात माने हवा होता है और दिग्दर्शी माने हवा को देखने वाला, बहुत ध्यान से देखने वाला, जिसे आप अंग्रेजी में एनीमोमीटर कहते हैं, विज्ञान के टर्म में एनीमोमीटर कहते हैं। एनीमोमीटर नहीं याद रखेंगे, वात दिग्दर्शी और एनीमोमीटर दोनों याद रखेंगे। का प्रयोग वायु वेग यानी हवा के वेग को, हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक चिनूक स्थानीय पवन है। जैसे हमारे यहाँ पूर्वा और पछुआ चलता है, वैसे ही उत्तरी अमेरिका, जो आपका एक उत्तरी अमेरिका एक दक्षिणी अमेरिका है, तो इस उत्तरी अमेरिका में एक देश है अमेरिका यानी यूएसए और एक देश है कनाडा। ठीक है, तो इस यूएसए और कनाडा देश में, यूएसए और कनाडा देश में चिनूक स्थानीय हवा चलती है। तो उत्तरी अमेरिका में ही एक मैदान है जिसका नाम है प्रेयरी मैदान। प्रे हम भगवान का करते हैं, भगवान ऊपर हैं, तो इसीलिए प्रेयरी उत्तर में है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में एक प्रेयरी मैदान है, उस प्रेयरी मैदान में ही चिनूक हवा बहती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, चिनूक स्थानीय पवन प्रेयरी अर्थात उत्तरी अमेरिका के अमेरिका देश व कनाडा देश में चलती है। चिनूक देखिए ठंडी मौसम में, ठंडे मौसम में ये बहती है, लेकिन जो चिनूक हवा है ये है गर्म हवा। चिनूक कैसी हवा है? गर्म हवा है, लेकिन ये ठंडी में बहती है, शीत ऋतु में क्या होती है? बहती है। वैसे ही देखिए वेल्ड जो है घास का मैदान है, जो दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और एक सवाना घास का मैदान है, चाहे वेल्ड हो चाहे सवाना हो, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। उष्ण यानी गर्म धाराएं, देखिए हम लोग पढ़े थे अभी कुछ देर पहले ठंडी धाराएं। तो जो ठंडी धाराएं थी, ठंडा ध्रुव रहता है, तो ध्रुव से किधर आती थी? आपका विषुवत रेखा यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तरफ आती थी। कौन? ठंडी हवाएं। लेकिन यहाँ पे गर्म हवाएं पूछ ले रहा है, तो बताइए गर्म हवा कहाँ पे रहती है? उष्ण कहाँ पे रहता है? विषुवत रेखा पे। तो ये विषुवत रेखा से किधर जाएगा? ध्रुव की तरफ। भूमध्य रेखा से किधर जाएगा? ध्रुव की तरफ। कौन वाला? गर्म वाला। और ठंडा वाला, ध्रुव ठंडा रहता है तो इधर चला आएगा। यानी उष्ण यानी गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ जाएंगी गर्म हवाएं, यहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ जाएंगी ठंडी हवाएं। ठीक है, इसके बाद मनाकी पर्वत, एक मनाकी या मानाकी पर्वत है जो हवाई द्वीप में स्थित है। और आपको पता है कि हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के नज़दीक प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये आपसे पूछा है कि मनाकी पर्वत जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नज़दीक प्रशांत महासागर में स्थित है और वहाँ महासागर में एक हवाई द्वीप है, उसी हवाई द्वीप पे मनाकी पर्वत है। यह प्रशांत महासागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कभी भी इसका उद्गार हो सकता है, जो मनाकी पर्वत है। अगला है बेरिंग जल डमरू मध्य, इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है पानी का वह सकरा भाग है
जो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को क्या करता है, जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बेरिंग जल डमरू मध्य है, एक तो प्रशांत महासागर आपको याद रहेगा कि बेरिंग वाले में प्रशांत है, और एक आर्क याद रखिए, आर्क मतलब एक आर्क है और एक कौन है, प्रशांत महासागर है, जो बेरिंग जल डमरू मध्य को क्या करता है, जोड़ता है। अगला देखिए, सुनामी एक जापानी शब्द है। सुनामी एक कैसा शब्द है, जापानी शब्द है। यह केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश करता है। सुनामी एक जापानी शब्द है, यह केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश करता है। ठीक है, आप जानते हैं कि सुनामी जब भी आता है तो जैसे मान लीजिए इधर पूरा महासागर है, तो ये इधर से मारते हुए इस तट पर लाएगा और पूरे गांव को, पूरे शहर को डुबो देगा। यानी कि यह तटीय क्षेत्रों पर अत्यधिक विनाश करता है। क्योंकि सुनामी तट पर आने वाली लहरें होती हैं, इसकी स्पीड लगभग 420 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। इसमें कोई भी चीज आएगा एकदम चकनाचूर हो जाएगा, उड़ जाएगा। अटल अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के यस आकार, आप देखेंगे अटलांटिक महासागर ऐसे है, यानी अंग्रेजी के यस आकार का है। कौन सा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये जो है, ये महासागर जो है, ये व्यापारिक दृष्टि से बड़ा जो है, व्यापारिक दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। इसमें नेवी वाले हमेशा मिलेंगे, इधर से सामान उधर, उधर से सामान उधर, उधर से सामान उधर लेते ले जाते। तो आप कह सकते हैं कि व्यापारिक रूप से, व्यापार बिजनेस के रूप से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। अगला देखिए क्या है, बैरोमीटर। बैरोमीटर नाम आते ही आपको, आपके दिमाग में वायुमंडलीय दाब आना चाहिए। बैरोमीटर जो होता है, उससे वायुमंडल के दाब का मापन किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का गिरने पर तूफान आने का संकेत होता है। पारा खट से अगर 760 mmHg इसका नॉर्मल है, इससे खट से अगर गिरा तो समझिए कि तूफान आएगा। ठीक है, मृत सागर में लवणता सबसे अधिक होती है। सबसे ज्यादा लवणता यानी खारापन जो होता है, अगर सागरों में बात किया जाए तो मृत सागर। और पूरे दुनिया में अगर झील में बात किया जाए तो किस झील में, वान झील में सबसे ज्यादा। वान झील तुर्की में जो है, उसमें 330% लवणता होती है। अगर 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें पूछा किसमें सबसे ज्यादा लवणता होती है, वान झील है तो सही है। अगर किस सागर में पूछा है तो मृत सागर सही, किस झील में पूछा है तो वान झील में सही। सुंडा गर्त इंपॉर्टेंट है। सुंडा गर्त जो है, हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है और नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो हैं, साबरमती नदी हैं, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। देखिए ऐसे आप मैप बनाएंगे, इधर आपका अरब सागर है और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। इसी अरब सागर में एक खंभात की खाड़ी भी है, तो आप अरब सागर को ही खंभात की खाड़ी भी कह सकते हैं। अब देखिए, सिंधु नदी जो है आके इसी अरब सागर में गिर जाएगी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। आप यहीं मध्य प्रदेश से देखेंगे तो नर्मदा और ताप्ती भी आके इसी में गिर जाएंगी। गुजरात से देखेंगे तो इसे साबरमती भी आके यहीं पे गिर जाएगी। ठीक, तो चाहे सिंधु नदी हो, चाहे नर्मदा एवं ताप्ती नदी हो, चाहे साबरमती नदी हो, ये सब गिरती कहाँ पे हैं, आपकी अरब सागर में। ठीक है, यहीं गोवा में देखेंगे तो गोवा में एक नदी है मंडोवी नदी, वो भी आपकी अरब सागर में। जब है इधर वाले राज्य में तो यहीं पे तो गिरेगी जल्दी से आके, तो ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, तो अगर अरब सागर दिया है तो ठीक है, अरब सागर नहीं दिया रहेगा तो खंभात की खाड़ी दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए महानदी जो है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ऐसे आपने बनाया, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, तो जो महानदी है वो आपकी यहाँ कहीं है, गोदावरी भी यहीं कहीं है, किसड़ा भी यहीं कहीं है, कावेरी भी यहीं कहीं है, और गंगा तो ऐसे उत्तराखंड से निकल के आप देखते ही हैं कि आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ब्रह्मपुत्र भी आपकी तिब्बत के मानसरोवर से निकल के जो है वो भी आपकी कहाँ पे आके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो इधर वाली सारी नदियाँ हैं इधर राज्य वाली, तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, वो चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो या कोई और हो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो तटीय राज्य है, देखिए तटीय राज्य जो है, तटीय दूरी 7516 किलोमीटर है, ठीक है। जो जैसे इसके इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, यानी इसके तट पर जो राज्य है, इधर अरब सागर है, इसके तट पर जो राज्य हैं उनकी बात हो रही। तो देखिए इसके तट पे यहाँ पे जो राज्य है वो क्या है, केरल है। केरल के बाद ऐसे ही क्या है, कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद छोटा सा गोवा है और उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र है और क्या है, गुजरात। यानी यहाँ तक अरब सागर का प्रभाव है। तो अरब सागर के प्रभाव में इधर जो प्योर राज्य हैं वो कितने हैं, 5। और इधर आएंगे तो देखिए आपको तमिलनाडु एकदम नीचे मिल जाएगा यहाँ पे, फिर आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा और पश्चिम बंगाल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो इतने हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी वाले तट से क्या है, सटे हैं, या आप कह सकते हैं ये सब पूर्वी तट पर स्थित हैं। और ये सब किस तट पे हैं, ये सब पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो 5 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, यानी तट से लगभग 9 राज्य क्या हुए हैं, सटे हुए हैं। तो आपसे पूछता है कि कौन सा राज्य जो है तट से सटा हुआ नहीं। वह वर्षा जो पर्वतीय क्षेत्र में होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। महासागर से छोटा बृहत लवणी जलाशय, यानी महासागर का छोटा भाई कौन होता है, सागर होता है। जैसे अरब सागर, चीन सागर, काला सागर, लाल सागर इत्यादि। अगला है उच्च ज्वार। अभी हमने बताया था कि जो उच्च ज्वार होता है वो तीनों के, सूर्य और जो है चंद्रमा और पृथ्वी, जब तीनों एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार आता है। उसके कारण कुछ लाभ भी हमें होता है। सबसे पहला लाभ ये होता है कि हम उसमें टरबाइन लगाकर, जनरेटर लगाकर विद्युत उत्पन्न भी कर सकते हैं। दूसरा लाभ ये होता है नौ संचालन, यानी नाव का संचालन, जैसे बंदरगाहों तक नाव लाने में बहुत आसानी मिलती है, क्योंकि वो जो आता है जो ज्वार भाटा वो जल्दी जल्दी नाव को पुशअप करता है। यह मछली पकड़ने में भी क्या होती है, सहायक होती है। तो आप याद रखेंगे कि जो उच्च ज्वार होता है उससे विद्युत भी उत्पन्न किया जा सकता है, नाव का संचालन भी अच्छे से किया जा सकता है और मछली पकड़ा भी जा सकता है। इसके बाद कुछ चक्रवात के बारे में हम देखेंगे। जैसे टाइफून नामक जो चक्रवात है, टाइफून, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि यह चीनी नाम चल रहा है, चीनी नाम। जैसे लोग कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो टाइफून का मतलब है टाइफून, ठीक है। फोन मतलब आप चीन, चीन का है, फिलीपींस का है और जापान का है। तो चीनी, फिलीपींसी और जापान, यानी CF और J, ठीक। तो आप याद रखेंगे जे, CF और J, यानी चीन, फिलीपींस और जापान में टाइफून नामक चक्रवात आता है। हरिकेन, देखिए हरिकेन जैसे भारत जैसा नाम लग रहा है, तो ये भारत का एक दोस्त देश है अमेरिका। तो हरिकेन जो है अमेरिका का है। अगला है टारनेडो। देखिए टारनेडो कुछ आपका वेस्टर्न डीजी नाम लग रहा है, ठीक है। तो टारनेडो जो है कैरिबियन सागर में है और अमेरिकी क्षेत्र में आने वाला चक्रवात है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सरल बिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आने वाला चक्रवात है। अगला पॉइंट हम देखेंगे तो नवीनीकरण, मतलब ऐसी ऊर्जा जिसको हम नया कर सकते हैं, जैसे सोलर या सोलर सेल या सौर ऊर्जा ना। तो नवीनीकरण का मतलब नया कर सकें, और जिसे हम नया कर रहे हैं वह हमारे परंपरागत में लगातार चलता नहीं आ रहा है, अभी जल्दी से परंपरा में आया है, इसीलिए इसे हम अपरंपरागत कहेंगे। यानी यह हमारे परंपरा में पहले से चलता नहीं आ रहा है, तो इसे हम नवीनीकरण को ही अपरंपरागत कहेंगे। नवीनीकरण ज्यों आपके दिमाग में आएगा त्यों आप सौर सेल
या सोलर ऊर्जा याद कर लीजिए। सोलर ऊर्जा जब याद करेंगे तो बताइए सोलर सेल वाला जो इन्वर्टर इत्यादि आप लगाते हैं तो उस ऊर्जा को तो आप नया कर लेंगे, इसलिए इसे नवीनीकरण कहेंगे। लेकिन क्या वह परंपरा में पहले से 20 साल 30 साल पहले से है? नहीं, इस जल्दी से परंपरा में आया है, इसलिए अपरंपरागत कहलाएगा। यानी अ माने नहीं, परंपरागत मतलब परंपरा में, यानी हमारे परंपरा में यह पहले से नहीं था बल्कि अभी जल्दी आया है। तो नवीनीकरण या अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं जल विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम से कम याद रखना है कि सौर ऊर्जा में हम नवीनीकरण कर सकते हैं, पवन ऊर्जा में नवीनीकरण कर सकते हैं, बायोगैस या गोबर गैस में नवीनीकरण किया जा सकता है, जल विद्युत ऊर्जा में नवीनीकरण किया जा सकता है, वही जल बार बार इधर उधर होगा। अब अनवीनीकरण का मतलब जिसे नया नहीं किया जा सकता, जो हमारे परंपरागत में पहले से आ रहे हैं, एक बार खत्म हो जाएंगे दोबारा नहीं मिलेंगे। कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब अनवीनीकरण के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन हम देखेंगे। मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत सागर यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त ही है, जो 11,022 मीटर गहरा है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र जो होता है उसे हम रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ज्वालामुखी और मैक्सिमम भूकंप जो आते हैं वो प्रशांत महासागर में ही आते हैं, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो दोस्तों अगले सीरीज को आप जरूर देखिएगा। आशा है कि आप अगर इन सारे प्रश्नों को पढ़कर उसके बाद लिखकर नोट्स बना के अच्छे से पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 80% प्रश्न सीधा सीधा देखने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलेंगे। 10-20% जो होते हैं वो नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।